नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में अगले 45 मिनट तक हम ताबड़तोड़ खबरें आपको बताएंगे। देश से जुड़ी खबरें भी होंगी, देश की सियासत से जुड़ी खबरें भी होंगी और देश के मौसम को लेकर क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से हड़बड़ाहट में इस वक्त रूस, यूक्रेन, अमेरिका और भारत भी नजर आ रहा है, या चीन भी इस वक्त भारत के साथ नजदीकी बनाने में लगा हुआ है, ये तमाम विषय अगले 45 मिनट में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी, और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए आप तक हर जानकारी, हर खबर पहुंचाएंगे, हर वो डेटा पहुंचाएंगे जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। शुरुआत न्यूज रूम लाइव की करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ खास सुर्खियों पर। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी एनडीए की। आज जब बैठक खत्म हुई है, अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है, ये संसदीय दल की बैठक जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद या दोनों सदनों के सदस्य एक जगह पर मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके साथ मुलाकात की और आने वाले समय को लेकर, रणनीति को लेकर उन्हें कुछ मूल मंत्र भी पीएम मोदी की तरफ से दिए गए। तो बिल्कुल इसके बाद एनडीए ब्लॉक की बात हो गई, तो इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे, जहां पर इंडिया ब्लॉक की भी बैठक होने जा रही है। तमाम चर्चाएं इसको लेकर भी बनी हुई है कि आखिरकार किन चीजों पर विशेष बातचीत जो है इस इंडिया ब्लॉक की बैठक में होने वाली है, तो इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ आपको बताएंगे किश्तवाड़ में आई त्रासदी को आज लगभग 6 दिन हो चुके हैं और अभी भी वहां पर तलाशी अभियान जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, टीमें वहां पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जिला प्रशासन भी सतर्क है और जल्द से जल्द उन सभी लोगों को बाहर निकाला जाए जो वहां पर फंसे हुए हैं, जिस भी हालत में हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसके लिए रेस्क्यू जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से बात करेंगे, जहां पर बेहद ही खास मुलाकात चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ होने वाली है और इस बीच तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। क्या कुछ इस मुलाकात में अहम रहेगा, हर किसी की नजर इस पर रहने वाली है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो हलचल है उसके बाद ये भी मुलाकात काफी अहम है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अभी से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर शुरुआत कर दी है और तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और तैयारियों के साथ साथ लोगों के साथ कैसे संपर्क साधना है, किन मुद्दों को अभी से उठाना है और सरकार को घेरना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर फिलहाल समाजवादी पार्टी इस वक्त एग्रेसिव मूड में नजर आ रही है, आक्रामक भी नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो चुकी है और दिल्ली में ये एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद रहे। बिल्कुल, देखिए, राधा कृष्णन का परिचय भी कराया, ये रिजिजू ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जिन्हें हमने उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार रखा है उसको लेकर परिचय सभी सांसदों के समक्ष रखा गया, क्योंकि चुनाव होने हैं उपराष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव से ठीक पहले हर सांसद के पास उनको लेकर ये जानकारी होनी चाहिए, एक सकारात्मक उनके एक व्यू पॉइंट होना चाहिए, ताकि सभी सांसद एक साथ एक मंच पर आकर उपराष्ट्रपति के हित में वोट करें। क्योंकि बड़ी ये चुनौती रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष ने दबाव बनाना शुरू किया है, ऐसे में सांसदों का विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रॉस वोटिंग को कैसे बचाना है, क्रॉस वोटिंग से कैसे बचना है, इन तमाम चीजों को लेकर यह मुलाकात बहुत मायनों में अहम मानी जा रही है। तो फिलहाल आज संसदीय दल की बैठक खत्म हुई, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें पहुंचे। पीएम मोदी ने इसमें उन सभी सांसदों को, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों या फिर उनके घटक दलों के सदस्य हों, उनके साथ बातचीत की और उन्हें मूल मंत्र दिए, आगे की रणनीति तय की। साथ ही साथ ये भी सुझाव दिए होंगे कि कैसे हमने अपनी सरकार को आगे बढ़ाना है और एक साथ एकजुटता के साथ रहना है, चाहे विपक्ष का कोई भी मुद्दा हो। क्योंकि चुनौती रूपाली ये रहेगी, अगर विपक्ष दबाव बनाएगा तो जाहिर सी बात है सांसदों पर भी दबाव बनेगा। ऐसे में सवाल कहीं ना कहीं पारदर्शिता का रहेगा, सवाल अपने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का रहेगा, उसको लेकर सांसदों को एक साथ रहना बहुत जरूरी है और ये प्रयास प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ इस प्रयास को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से शीतल आपने कहा कि जितने भी सांसद हैं उन पर कहीं ना कहीं इस चीज का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि पहले की तस्वीर और अब क्या रही, विपक्ष वो सवाल खड़े करेगा और इसमें जवाब सरकार को देना है, जो इस वक्त सत्ता में बैठे हैं उनको देना है। तो यहाँ पर रणनीति किस तरीके से तैयार की जाए, जब प्रधानमंत्री खुद इस चीज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम किया गया होगा, जहां पर कमियां रही होंगी उसे सुधारने की बात कही होगी। ओवरऑल चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एनडीए की ये मीटिंग रही है और तमाम सांसद इसमें मौजूद रहे कि किस तरीके से और ज्यादा एकजुटता बताई जाए और ज्यादा स्ट्रांगली अपनी नींव खड़ी कर आगे खुद को प्रदर्शित किया जाए।
देखिए, संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हल्ला बोल देखने को मिला है। एक बार फिर से संसद का आज सत्र जो है वो कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है। सड़कों से लेकर संसद तक विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, चाहे वो फिर एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वोट चोरी का मुद्दा हो। राहुल गांधी के आरोपों के बाद विपक्ष पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हो चुका है। समाजवादी पार्टी भी अपनी जगह प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ विपक्ष के जितने भी दल हैं वो सरकार को घेर रहे हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज लोकसभा का सत्र जब अब अंतिम चरणों में पहुंचा है, लेकिन रूपाली पिछले 18 से 20 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 दिनों की कार्यवाही में जरूर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई, लेकिन आम लोगों के मुद्दों को बिल्कुल भी इस पे नहीं उठाया गया है और अगर उठाया भी गया होगा उसको किसी ने सुना नहीं। ना देश की जनता तक एक अच्छा मैसेज गया है कि लोकसभा के अंदर क्या हो रहा है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में क्या हो रहा है, जिस उद्देश्य से जिन मूल्यांकनों को लेकर इस संसद को बनाया जाता है और वहां पर ये तमाम सुविधाएं इन सांसदों को, इन सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाती हैं, उन पर ये बिल्कुल भी खरे नहीं उतर पाए हैं और हंगामे की भेंट हर जगह हर दिन जो है वो चढ़ जाता है। बिल्कुल, ये लोकसभा की अगर बात करें, राज्यसभा की अगर बात करें, दोनों जगह सेम ही तस्वीरें सामने आती है हमेशा। और आप देखिए कि जोरदार हंगामा फिर से ये एसआईआर का मुद्दा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर पर कई सारे सवाल जो है वो किए जा रहे हैं सरकार से और इन तमाम चीज़ों के चलते जब से सत्र शुरू हुआ है तब से एक ही चीज़ देखने को मिली, शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त जो हंगामा है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई को स्थगित करवा देता है, जिसके बाद चर्चाएं जो है वैसी की वैसी ठप की ठप रह जाती है। हंगामे के अलावा कंक्लूजन कुछ नहीं है। इस बीच आज भी कार्रवाई देखने को मिली, इस कार्रवाई में आज भी विपक्ष हंगामा करते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जो बचे कुछ दिन है उसमें क्या कुछ सरकार करती है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नकाल का समय मिल ही नहीं रहा। हंगामा इतना है कि हंगामे की भेंट जब सदन चढ़ता है तो कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने रूपाली, और ये दुर्भाग्य ही है हमारे देश के लिए और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए। और अगर संसद में ही पक्ष विपक्ष और ये तमाम चीजें हुईंगी तो फिर जो सांसद वहां पर है, जो सदस्य हैं, वो सदस्य किस बात के माने जाएंगे, वो चुने हुए प्रतिनिधि किस बात के माने जाएंगे, जो चुनने के बाद भी अपने क्षेत्रों को लेकर अपनी बातें वहां पर नहीं रख पाए या उन बातों का कोई निष्कर्ष ना हो। उम्मीदें बहुत थी इससे कि बहुत सारा आउटकम निकलकर इस सत्र से सामने आएगा, कई बिल सामने आएंगे, लेकिन उन बिलों को लेकर भी कोई भी यहां पर कार्यवाही नहीं हो पाई और जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और चर्चा जो है वो देखने को मिल रही है और ये चर्चा है इंडिया ब्लॉक के बीच, जहां पर आपको बता दें उनके द्वारा भी बैठक की जा रही है और इंडिया गठबंधन की आज बैठक होगी। इस बीच उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसकी हर किसी को नजर है कि आखिरकार क्या कुछ इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में निकलेगा। बिल्कुल रूपाली, सही कहा आपने, लेकिन 2014 और 2019 में विपक्ष नहीं था, क्योंकि उनके पास वो बहुमत नहीं था, वो आंकड़ा नहीं था, उनके पास वो नंबर नहीं था जो 15% विपक्ष के पास होना चाहिए। उस वजह से विपक्ष उस रवैये पे नहीं था। लेकिन 2024 में जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, जिस वजह से कांग्रेस को विपक्ष का दायित्व मिला, क्योंकि जिसके लिए 15% जरूरी होता है और वो 15% जो है वो पास कर दिया। उसके बाद विपक्ष ने एक के बाद एक एजेंडाज, एक के बाद एक मुद्दों को सरकार के सामने रखा है और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की है। ऐसे में कांग्रेस और पूरा विपक्ष इस वक्त पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है, पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहा है कि उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होंगे उसमें अगर अच्छा चेहरा होगा, एक बड़ा चेहरा होगा, टक्कर का चेहरा होगा, तो उसमें कोई ना कोई इधर उधर वोटिंग होगी तो उपराष्ट्रपति उनका चुना जाएगा। और अगर उपराष्ट्रपति विपक्ष की तरफ से चुना गया तो जाहिर सी बात है ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। इस सियासत में एक बहुत बड़ी हलचल होगी, जिसका आने वाले समय में राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक फायदा नुकसान भी देखा जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह, आज इंडिया ब्लॉक की यह बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के और साथ ही साथ नेता भी हैं पूरे गठबंधन के, वो इस पूरे बैठक को मॉनिटर करेंगे। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक होगी और इस पर विचार विमर्श होगा। हालांकि चेहरे को लेकर बातचीत हो रही है, एक आधा चेहरा सामने भी आ चुका है और ये भी तमिलनाडु से ही बताया जा रहा है, यानी टक्कर सीधी और बराबरी की टक्कर विपक्ष की तरफ से दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल
नंबर गेम है और नंबर सरकार के हित में नजर आ रहा है। रूपाल, बिल्कुल जाहिर सी बात है और आज ये नाम ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। और यहाँ पर एक नाम जिस तरीके से आप देखिए कि सांसद तिरुचि सिवा का है, तो दूसरा नाम भी सामने आया है मेलस्वामी अन्नादुराई। ये दो नाम फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से सामने आ रहे हैं और अब देखना ये है कि किस तरीके से जो आज 12:30 बजे ये बैठक कही जा रही है उसमें ऑफिशियली नाम को डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विपक्ष अपना नाम रखेगा उपराष्ट्रपति के लिए, जिसको भी आगे चुना जाएगा वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जो सरकार अगर बात करें एनडीए की तरफ से भी एक नाम सामने आया, तो ओवरऑल समीकरण किस तरीके से बनेंगे, बैलेंस किस तरीके से क्रिएट होगा, ताकि जो मुकाबला होगा, जो नाम जब आगे घोषित किया जाएगा उसमें बराबरी देखी जाए, ताकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शीतल ने कहा कि आगे का फायदा नुकसान अगर विपक्ष सरकार में उपराष्ट्रपति बनता है विपक्ष का, तो वो नजर आएगा। तो ये देखने वाली बात रहने वाली है इसके बाद। बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात रूपाली आपने कही, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की टक्कर के बीच कौन असली इक्का निकलकर सामने आएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे चीनी के विदेश मंत्री के दौरे को लेकर, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं और ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो सुधरने की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। 2020 के बाद जो रिश्तों में खटास आई थी और चीनियों ने चीनी को वापस लिया था, लेकिन रूपाली यहाँ पर उम्मीद है कि चीनी जो है वो अपनी चीनी लेकर भारत को देंगे और चीनी जैसे रिश्ते दोनों के बीच बनेंगे, यानी मधुर रिश्ते बनेंगे। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। अमेरिका जिस प्रकार से भारत से दूर हो रहा है, अमेरिका और भारत के रिश्ते जिस तरह से दूर हो रहे हैं, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि चीन के साथ भारत के रिश्ते जब मजबूत होंगे तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। लेकिन इस दौरे को या फिर भारत और चीन के रिश्ते को अमेरिका के दृष्टिकोण से भी नहीं देखा जा सकता डिप्लोमैटिक लेवल पर, और जो व्यापारिक समझौते भारत और चीन के बीच हों या भारत और अमेरिका के बीच हों। तो बिल्कुल आज पीएम मोदी से मुलाकात जो है वो आंगी करने वाले हैं। यहाँ पर ताइवान चीन का हिस्सा जयशंकर ने माना है। यहाँ पर चीनी विदेश मंत्री के भारत दौर पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। 2 दिवसीय ये दौरा है जहाँ पर चीन के विदेश मंत्री वांग ही की अगर बात करें वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चर्चाएं होंगी, किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए। और वही बात फिर से शीतल की जो मिठास है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो इन दोनों देशों के बीच देखने को मिले, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वहां पर बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, रिश्ते कैसे बनाए जाएं और साथ ही साथ भारत की इमेज को कैसे ऊपर लेकर जाए, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन हमेशा से उनकी अच्छी रही है। तो आज भी यही उम्मीद है कि वो सही रहेगा। विदेश मंत्री के साथ जब चर्चाएं होंगी तो कहीं ना कहीं अच्छा एक कंक्लूजन निकल कर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही प्रयास रहेंगे, क्योंकि भारत का कभी भी ये प्रयास नहीं रहता कि किसी भी देश के साथ दुश्मनी बढ़े या किसी भी देश के साथ दुश्मनी हो या किसी प्रकार से संबंध खराब हो। लेकिन भारत के साथ अगर कोई संबंध खराब करना चाहता है तो भारत उसको कड़ा जवाब भी देता है, और ये पाकिस्तान को भी दिया गया है, अमेरिका को भी दिया जा रहा है। भारत ने अमेरिका को अंदर अंदर से इतने जवाब दिए हैं कि अमेरिका जो है एक दिन घुटने पर टेकने को मजबूर हो जाएगा। और अब अमेरिका के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए, क्योंकि आपके भारत के साथ बहुत व्यापारिक रिश्ते हैं, संबंध हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप भारत के साथ बिगाड़ते हैं तो आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में या हमारी चीज़ों में गड़बड़ हो सकती है। अब जब भारत और चीन एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं, चीन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। चीनी विदेश मंत्री भारत पहुंचे, 2 दिवसीय दौरा है उनका, विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात, अजीत डोभाल के साथ मुलाकात, या उसके साथ साथ फिर पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी, और उस मुलाकात के बाद पीएम मोदी भी चीन जाने वाले हैं। तो जब पीएम मोदी चीन जाएंगे वो कैसा दृश्य आएगा वो देखना दिलचस्प है। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे स्पेस के रिलेटेड, जहां पर शुभांशु शुक्ला वापस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। इस बीच शुभांशु ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानकारी दी है। शुभांशु शुक्ला ने एयरक्राफ्ट को लेकर भी कई बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कही है। 18 दिन फिलहाल आपको बता दें कि ये रहे थे और उसके बाद ये वापस लौटे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने का एक जो सपना है वो हर साइंटिस्ट को होता है, या जो भी अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करता है उसका सपना होता है कि मैं भी एक दिन स्पेस स्टेशन पर जाकर अपने देश का नाम रोशन करूं,
दुनिया का नाम रोशन करूं और अपने इलाके, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। यह सपना भारत के लिए शुभांशु शुक्ला ने पूरा किया है। यह सपना सिर्फ उनका अपना निजी सपना नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक का सपना है, जिसे उन्होंने पूरा किया है और भारत के सीने को गर्व से चौड़ा किया है। और इस पर चार चांद लगाने के लिए पीएम मोदी भी पीछे नहीं। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से खास बातचीत की। आप खुद तस्वीरें देख रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन बताता है कि दोनों के बीच किस तरह से बातचीत हो रही है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है। और शुभांशु शुक्ला के कंधे पर यह तिरंगा बता रहा है कि भारत हमेशा ऊंचा रहा है, भारत का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है और इसको और ऊंचा करने के लिए ऐसे ऐसे कई लोग भारत में हैं और आगे भी रहेंगे। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर पर ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है उस वक्त की जब शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। और आप देखिए कि तिरंगे की बात अगर की जाती है तो जब शुभांशु यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं अपना तिरंगा साथ लेकर जा रहा हूँ। और साथ ही साथ भारत की बार बार बात करते हुए नजर आते थे जब भी कोई मैसेज वो वहां से भेजते थे। 18 दिन की ये बेहद खास यात्रा इनके लिए भी रही है, भारत के लिए भी रही है, इनके परिवार वालों के लिए भी रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो स्पेसक्राफ्ट एक्सोम का पैच है जो अभी आप देख रहे हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया है शुभांशु शुक्ला ने। साथ ही साथ जिस तिरंगे की आन बान शान लेकर वो वहां पर गए थे अंतरिक्ष यात्रा पर, वो तिरंगा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए नजर आए। बेहद खास ये मुलाकात रही है क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष जगत की अगर बात करें, हर किसी का सपना है शीतल, जिस तरीके से आपने कहा। और शुभांशु शुक्ला जिस तरीके से उसको लेकर जील जो नजर आई थी वो अलग ही तस्वीर थी। और तमाम साइंटिस्ट के जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बीच में शुभांशु शुक्ला भारत को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये भी बेहद गर्व की बात थी भारत के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमेशा भारत के लिए वो या भारत के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, एक प्रेरणा बनेंगे। फिलहाल सुनाएंगे आपको प्रधानमंत्री मोदी और शुभांशु शुक्ला के बीच में कन्वर्सेशन जो हुई है उसके कुछ क्षण सुनिए जरा। इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, काफी कुछ चेंज फील होता होगा। जब मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग। सर, जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है। आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है जो और पूरे 23-24 घंटे उसी में निकालना पड़ता है। हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं। तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो, मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है। माइंड का ट्रेनिंग है सर। बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है, उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है। अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर। पहला एक बार एक कोई भारतीय आया तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं कि बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे, मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण?
नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं, बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर। तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था। और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर। इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए। जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं। चलिए, ये आपने सुना प्रधानमंत्री का बेहद खास वार्तालाप, बातचीत जो है शुभांशु शुक्ला के साथ जो हुई है, और बेहद ही गर्व की बात है जहां पर अब इसरो भी क्या कुछ कर रहा है वो पूरे देश भर में जाना जा रहा है, पूरे विश्व भर में जाना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं जहां पर किश्तवाड़ के हवाले से बात करेंगे। त्रासदी आई थी और आपको बता दें मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। किश्तवाड़ में रेस्क्यू अभियान का आज 6वां दिन है और अभी तक आपको बता दें लापता लोगों की तलाश में टीमें जुटी हुई हैं। 67 लोगों के शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं, मलबे से निकाले जा चुके हैं, लेकिन अभी पूरे तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 6वां दिन है, तमाम कोशिशें लापता लोगों को ढूंढने की जा रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जो आंकड़ा है वो 67 तक पहुंच चुका है और ये आंकड़ा रोज ऐसे बढ़ेगा क्योंकि अभी भी कई सारे लोग वहां पर लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। पुल का निर्माण भी कल सेना की तरफ से हो गया है और जो फंसी हुई गाड़ियां या फंसी हुई बाइक्स वहां पर थी या जो लोग थे उनको वहां से निकाला गया। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है, जो ह्यूमैनिटी है, वो ये है कि जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही टीमें हैं, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर भारतीय सेना हो या बाकी अन्य सुरक्षा बल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर स्थानीय लोग हों, उनके खाने पीने का कैसे इंतजाम करना है, उनके लिए रहने का इंतजाम कैसे करना है, उसके लिए भी बहुत सारे सामाजिक लोग वहां पर पहुंचे हुए, जिन्होंने छोटे छोटे लंगर इंस्टॉल किए और उन लंगर के जरिए उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है ताकि उन लोगों की उम्मीदों को कायम रखा जाए जिन्होंने अपनों को वहां पर खोया है। रूपाली, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पिता को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। बहुत सारी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी जो वहां पर जिन्होंने अपनों को खोया है और अभी भी वो पड़ताल कर रहे हैं कि कब उन्हें वो मिले। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ है क्योंकि कंडीशन जो वहां के हालात हैं टफ है। मलबा काफी बढ़ गया है, उस मलबे को हटाने के लिए भारी मात्रा में उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। फिलहाल जेसीबीज हो या बाकी अन्य चीजें हों वो वहां पर लगी हुई हैं। कल वहां पर एक शव बरामद हुआ था, लेकिन कल शाम के बाद जब ऑपरेशन हुआ, आज सुबह तक जो आंकड़ा आया वो 3 बढ़ गया और 67 हो गया। सेवा भारती से लेकर अबाबील तक, अबाबील से लेकर पाडर की सेवा समिति तक और सेवा समिति से लेकर बाकी अन्य जो वहां पर समितियां हैं वो लगातार डटी हुई हैं और इस सर्च ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर अभी तक आप देखिए कि लगभग 67 लोगों का शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। कई लोग लापता है जिनका अभी भी कोई अता पता नहीं है, उनकी भी तलाश जारी है। मलबा हटाया जा रहा है, ये दिनों का नहीं महीनों का काम है। जाहिर सी बात है उत्तराखंड की त्रासदी के बाद जो जम्मू कश्मीर में त्रासदी देखने को मिली है उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा असरदार नज़र आ रहा है कि रेस्क्यू टीम्स ऑपरेशन पूरे तरीके से कर रही है, दमखम के साथ उतरी हुई है। बोल्डर्स की ड्रिलिंग की जा रही है, ब्लास्टिंग की जा रही है ताकि मलबा जल्दी से जल्दी हटे और साथ ही साथ जो लापता लोग हैं उनका कोई अता पता चल पाए, क्योंकि यहाँ पर कोशिशें लगातार है लेकिन अभी भी बहुत सा ऐसा आंकड़ा है जिनका कोई भी पता नहीं चल पाया है और घर वाले तलाश में हैं कि उनके जो घर के परिवारजन खोए हैं वो जल्द से जल्द मिल जाए। ये तस्वीरें किश्तवाड़ में रेस्क्यू अभियान की है जहां पर आप देखें कि तमाम कोशिशें जो वहां पर टीम्स काम कर रही हैं उनके लिए भी खाने पीने रहने का हर एक इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है और स्थानीय लोग भी पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम अभी भी काफ़ी ज़्यादा खराब है, चैलेंजिंग सिचुएशन। एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी होना है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। सत्र शुरू होने के साथ ही स्थगित हुआ, आज से ये सत्र शुरू हुआ है, लेकिन ये देहरादून में नहीं बल्कि किसी और जगह सत्र किया गया है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सत्र शुरू होने के साथ ही वहां पर भी स्थगित कर दिया। विपक्ष का एक ही एजेंडा है, लोकसभा और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी यही हुआ और अब उत्तराखंड में जो रूपाली विधानसभा सत्र आज से शुरू हुआ है वो भी स्थगित कर दिया है। शुरू होने के तुरंत बाद ही इसे स्थगित कर रहा है क्योंकि विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है, खास तौर पर इस सत्र में। तो फिलहाल अब कब तक ये स्थगित रहेगा, कब दोबारा से शुरू किया जाएगा या नहीं,
ये सवाल है, लेकिन विपक्ष का रवैया बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। बिल्कुल, यहाँ पर 19 अगस्त से ये शुरू हुआ है, 22 अगस्त तक ये चलने वाला है मानसून सत्र, और ये भराड़ीसैंण में हो रहा है। और इस बीच काफ़ी ज़्यादा प्रश्न कहा जा रहा है, लगभग 550 के आसपास प्रश्न जो है वो रखे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब हंगामा होगा तो चर्चाएं कैसे। हमारे सामने किडनैपिंग हुई है। आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा के लिए प्रस्ताव है। सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर पुलिस बल के माध्यम से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। दिखाइए, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्षा जी, जिस तरीके से पुलिस बल के माध्यम से सरकार के इशारे पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया है, इसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिला पंचायत जिला पंचायत नैनीताल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य ने, कुकृत्य कहूंगा मैं, कृत्य नहीं कुकृत्य ने, जिससे उत्तराखंड की देवभूमि को शर्मसार किया है। माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है, प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य, आप सभी से निवेदन है, प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य, आप सभी से निवेदन है, आप लोग बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए, माननीय सदस्य आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए तो सही, आप सीधे बेल में आ जाते। बैठिए माननीय सदस्य जी, बैठिए बैठिए आप लोग। प्रश्नकाल है, बहुत जरूरी है। प्रश्न आप लोगों ने भी लगाए हैं, सभी ने लगाए हैं। प्रश्न होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए ना, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, खुले आम जहाँ पर एक धारा 144 लगी हो। प्रश्नकाल होने दीजिए। अभी आप सब बैठिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। आप सभी से निवेदन है, आप सब बैठिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। माननीय सदस्य, आप सभी से निवेदन है, आप लोग बैठिए। माननीय सदस्य, सभी से निवेदन है, प्रश्नकाल होने दीजिए, प्रश्नकाल होने दीजिए। इन्हें नकार दिया है और यह सत्ता बल के नशे में चूर हो बल का प्रयोग 310 आज भी अपहरणकर्ता खुलेआम घूम रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार बंद करो, हमारे साथियों के खिलाफ बंद करो, चाहे वो बेताल घाट हो, बंद करो, गोलियां जलाई जाती हैं, बंद करो, के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हमारी बंद करो, प्रश्न पूछिए। तो बिल्कुल यहाँ पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ गाजीपुर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा। अष्ट शहीदों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और यूपी का ये बेहद खास दौरा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि ये रहने वाले वहीं के हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी, और अपने वहां पर गृह में क्षेत्र में पहुंचे हुए और वहां पर मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में उन्होंने शिरकत की है। तस्वीरें आपके सामने हैं और अष्ट शहीदों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए सेनानियों को भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। तो फिलहाल आपको जो खबर हम बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के जो एलजी है वो गाजीपुर पहुंचे और गाजीपुर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर एक माल्यार्पण भी किया है। आप खुद देख सकते हैं, अष्ट शहीदों की स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है वहां पर उन्होंने शिरकत की और 18 अगस्त 1942 को मोहम्मदाबाद में 8 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे और उन्हें आज वहां पर श्रद्धांजलि भी दी गई। मैं समझता हूँ कि देश भर के नौजवान, किसान, शिक्षक, व्यापारी सभी सड़कों पर आए और मोहम्मदाबाद में एक इतिहास यहाँ के क्रांतिकारियों ने डॉक्टर राय जी और डॉक्टर सबको लिखा। लंबा समय हो गया कि शहादत की वजह से देश आजाद हुआ। मुझे लगता है कि इतने वर्षों बाद सबको ये मूल्यांकन करने की जरूरत है जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिस देश के निर्माण की कल्पना को लेकर के
आप लोगों ने शहादत दी थी, उसमें हम कितना पा सके। मुझे लगता है कि केवल सरकारों के भरोसे नहीं, व्यक्ति और भारत के नागरिक के नाते हमको भी अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने उसमें अपना क्या योगदान दिया। देश को जब आजादी मिली थी, परिस्थितियों से आप सब वाकिफ हैं, अनेक विद्वान लोग जो बैठे हैं, 11वीं शताब्दी के आसपास दुनिया का सबसे धनी देश हमारा हुआ करता था। और वर्ल्ड जीडीपी की मैं बात करूं, उसमें भारत का जो हिस्सा एक और बड़ी खबर यूपी से 2027 को लेकर सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कार्यालय में जल्द समाजवादी पार्टी की बैठक होगी और 2027 विधानसभा की रणनीति पर भी चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी ने अभी से 2027 की विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और नेताओं से अपने अपने सुझाव भी मांगे जा रहे हैं ताकि अभी से एक रणनीति तय की जाए और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने दिखाया है और 37 सीटें अपने नाम की, लेकिन अब विधानसभा लक्ष्य होगा। अभी से तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसको लेकर तैयार नजर आ रहे हैं और वो अलग अलग फॉर्मूलाज लाकर उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ से आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने क्या समाजवादी पार्टी टिक पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये तैयारियां बहुत पहले से ही शीतल शुरू हो गई थी और 2027 का वो टारगेट समाजवादी पार्टी कई महीनों से लेकर चल रही है, लेकिन इस बार तमाम नेताओं से अपने अपने सुझाव तैयार करने की बात कह दी गई है। आप देखिए कि प्रदेश कार्यालय की अगर बात करें, जल्दी वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठक की जाएगी और ऐसी बैठकें पहले भी देखने को मिली 2027 की रणनीति को लेकर। अब मैदान में कैसे उतरना है, किन बिंदुओं पर जो है लोगों को रुझाना है ताकि विधानसभा में चुनाव जब हो और जो वोट है वो सपा के पक्ष में आए, इन तमाम चीजों को लेकर एक प्रोजेक्शन, एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग जो है वो समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आएगी। लेकिन भूलना ये नहीं है कि सामने कौन है टक्कर में। तो बिल्कुल प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर फिलहाल ये बड़ी बैठक जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से होने वाली है। बिल्कुल सही कहा रूपाली आपने। फिलहाल हमारे साथ गौरव पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और लगता है कि जो सवाल अभी विपक्ष उठा रहा है केंद्र सरकार के सामने, उसी हवा के साथ साथ, उसी हवा के झोंके के साथ साथ 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारी भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन तैयारियों में है कि किस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को जीता जाए। खासकर हाल ही में आने वाले समय में प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं की राय रखी जाएगी। सभी नेताओं की राय को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुनेंगे और साफ तौर पर उनकी सलाह को, जो सलाह मानने लायक होगी, उसे माना भी जाएगा। टिकट के बंटवारे को लेकर के भी बात होगी, सीटों की मजबूती को लेकर के भी बात होगी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, शिक्षक भर्ती है, पुलिस भर्ती है, आरओ का पेपर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जन जन अभियान चलाएगी, घर घर तक जाएगी और लोगों को समाजवादी पार्टी में किए गए कार्यों के बारे में बताएगी और साथ ही साथ तुलना भी करेगी सरकार के, वर्तमान सरकार के कामों से। ये पूरा पैतरा तैयार किया है समाजवादी पार्टी ने कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी। यहाँ पर ये तो बात रही कि किस तरीके से लोगों को रुझाया जाएगा, कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाएगा, लेकिन पार्टी की अंदर की अगर बात की जाए, आपसी अंतर्कलह तब शुरू होती है जब सीट बंटवारे की बात आती है और फिर ये देखने को मिलता है कि पार्टी का बैलेंस हिलता हुआ नजर आता है। कई लोग छोड़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट लड़ने लगते हैं। इस बार क्या लगता है समाजवादी पार्टी जो 2027 यानी 2 साल पहले ही तैयारियां कर रही है, उस पर कैसे फोकस करेगी? देखिए, जो बागी विधायक थे उनको पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। हाल ही में पूजा पाल को भी निष्कासित किया गया है। समाजवादी पार्टी इस वक्त खासकर एक पूरी टीम बना चुकी है जिसने ऐसे विधायकों पर, ऐसे नेताओं पर, ऐसे कार्यकर्ताओं पर नजर बनानी शुरू कर दी है जो बैग
बैक गेट से साफ तौर पे बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी के कार्यप्रणालियों में कहीं ना कहीं उनका पूरा सहयोग है। ऐसे में तमाम ऐसे लोगों पर नजर बनाई रखी जा रही है। जब पूजा पाल को निष्कासित किया गया तो उसके उस निष्कासित लेटर पे भी यही लिखा गया था कि आपकी जो गतिविधियां हैं वो पार्टी के अनुकूल नहीं पाई गई हैं, इसलिए आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की थी लोकसभा में अन्य भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और ऐसे में नजर बनाई जा रही है। खासकर अखिलेश यादव ने पूरी टीम गठित की है और अब जब मीटिंग होगी सभी राजकीय नेताओं को बुलाया जाएगा, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, जिला अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, पंचायती स्तर से भी लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये तय किया जाएगा कि 2027 में कौन हमारे लिए कितना उपयोगी है। लेकिन गौरव, एक बड़ी बात है, लोकसभा चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी की सक्रियता है, जो भागीदारी है, वो बढ़ गई है और उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी उन्हें फायदा मिलेगा। अखिलेश यादव का पीडीए और अखिलेश यादव का एमवाई, ये तमाम फॉर्मूलेज उनके लिए काम भी किए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस वक्त चल रही है, उनकी कार्यशैली 2017 से लेकर अभी तक क्राइम को खत्म करने की कोशिश करना, ये बहुत सारे बदलाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं। क्या ये एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने रहने वाली है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला कि जो रणनीति तय की गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उस तरीके की रणनीति जमीनी हकीकत पर नहीं उतरी। समाजवादी पार्टी तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लोकसभा इलेक्शन में। और ऐसे में साफ तौर पे जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्योंकि विधानसभाओं से जुड़े चुनाव होते हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े हुए चुनाव होते हैं, तो इस बार अखिलेश यादव को पूरी उम्मीद है कि जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव देखना चाहती है। जितने भी इस तरीके के पीछे विगत दिनों के कार्यकाल में पेपर का लीक होना, रोजगार न मिलना, महंगाई बढ़ना, इन तमाम मुद्दों को भुनाना चाहती है समाजवादी पार्टी और भुनाने का पूरा काम करेगी। इसका कहीं ना कहीं फायदा भी जरूर मिल सकता है, लेकिन तय ये करना होगा कि किस प्रदेश अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार जमीन पर उतरती है और किस तरीके से जन जन तक पहुंचकर अपने किए गए कार्यों को बताने का काम करेगी। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं बलिया से बड़ी खबर, और जहां पर एक बयान का यू टर्न देखने को मिला है, और ये यू टर्न किसने किया है? खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने यू टर्न लिया है। इस वक्त वोट चोरी को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने अपना बयान जो है वो बदला है। चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं, ये अजय राय ने कहा। प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने सफाई दी है। बनारस में भी वोट चोरी का एटम बम फटेगा, ये उन्होंने कहा था अजय राय ने। लेकिन फिलहाल उस पर जो वापसी की है उन्होंने या बयान को बदला है, उसके मायने क्या निकाले जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी को सड़क से लेकर सदन तक चोर वाले बयान से यूपी कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया है। और बलिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री को चोरी नहीं कह रहे, चुनाव आयोग को चोर कह रहे। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क से लेकर सदन तक चोर वाले बयान से यूपी कांग्रेस ने ये यू टर्न लिया है, जिसमें आप देखिए कि बनारस में भी वोट चोरी का एटम बम फटेगा। ये अजय राय जो कि कांग्रेस यूपी अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कहा गया। वोट चोरी को लेकर बार बार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बलिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये कहा है फिलहाल कि आपको बता दें कि तमाम चीज़ों को लेकर वोट चोरी, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो या फिर यूपी की बात हो, तमाम जगह जितनी भी जगह चुनाव हुए हैं उन सभी में यही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को चोर कह रहे हैं अजय। रहता हूँ, हमेशा संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। बाबा विश्वनाथ का चंदन आप देख रहे होंगे मेरे सर पे लगा रहता है। मैं उनका भक्त हूँ, दिखावटी नहीं हूँ मोदी जी की तरह। इसलिए कि जनता प्यार करती है हमसे, जनता चाहती है। जनता आई, काशी के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, आगे उन्होंने सम्मान किया। क्यों? क्योंकि 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था और चुनाव आयोग ने मुझे जबरदस्ती हरवाया। वहाँ का डीएम कमिश्नर आज दिल्ली में जल आयोग का सीईओ बना दिया मोदी जी ने, कौशल राज शर्मा। आप देख सकते हैं क्या उनकी भूमिका रही। इसकी जांच कराए चुनाव आयोग। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से जांच कराए कि 7 राउंड चुनाव जीतने वाला व्यक्ति कैसे चुनाव हार गया। और 1 बजे के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट से बनारस को हटा दिया। 542 सीट का अपडेट आ रहा था, केवल बनारस के अपडेट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसकी जांच करावें और सारी बातें सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं मोदी जी बनारस से, वोट चोरी करके बने हैं। ये पूरा बनारस जान गया, पूरा देश जान गया। राहुल जी ने बात उठाई
तो निश्चित तौर से एक लोग जान गए कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। अब ये पूरी तरीके से राहुल जी ने उठाया, अभी कुछ और सीटें 44 सीटें उन्होंने बता रहे हैं, और सीटें हैं। बनारस में भी हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं। अभी बनारस के अंदर एक एटम बम बड़ा वाला फटेगा बहुत जल्द। एक एक घर घर की जांच हम लोग भी करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं कितने वोट, और कहीं मकान नंबर ही पता नहीं चल रहा कि मकान नंबर है ही नहीं, और वो मकान नंबर पे सैकड़ों वोट बने हुए हैं। अभी सारी चीजें चल रही है, बहुत जल्दी तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जनता बोल रही है, ये जनता बोल रही है, आम जनता बोल रही है, आम जनता की आवाज उठ रही है। क्योंकि बनारस के अंदर इसका जवाब दीजिए ना कि भाई 7 राउंड तक आप हार रहे थे, फिर आप चुनाव जीते कैसे? क्यों चुनाव आयोग ने अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी? ये ज्ञानेश कुमार जी बतावें, अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, मैं ये इतना कहना चाहूंगा, देखिए, नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक फितरत है कि पूरी तरीके से बनारस में साड़ी नहीं बांटी गई, बनारस से पैसे नहीं बांटे गए, शराब नहीं बांटी गई। आप बताइए, आप सब लोग जानते होंगे, मीडिया के लोगों को काउंटिंग से बाहर निकाल दिया बनारस में। 1 बजे के बाद कोई मीडिया का आदमी व्यक्ति अंदर नहीं था, जरा पूछ लीजिएगा, बनारस में सबको बाहर कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री को उसको भी देखना चाहिए कि भाई मीडिया को भी सम्मान अंदर दे दो, आप बाहर क्यों किया गया? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग, हम चुनाव आयोग के ऊपर यह प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चोरी करवाई है, चोरी करवा के चुनाव जिताया है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दें कि गोमती बंदे को नुकसान पहुंचा रहा है, ये लखनऊ में देखने को मिला है, जहां पर निर्माण कार्यों की वजह से ये नुकसान हो रहा है। और कालिका कोठी कुड़िया घाट के पास ये ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पर बांध के साथ निर्माण किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये जहां गोमती नदी का ये बांध है, इसके साथ नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि निर्माण कार्यों की वजह से निर्माण जो वहां पर नुकसान है वो हो रहा है। कालिका कोठी कुड़िया घाट के पास ये ताज़ा मामला सामने आया है, जो दृश्य भी आप देख पा रहे हैं। इस दृश्य के जरिए आप समझ पाएंगे आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, और इसमें विवाद क्या जुड़ा हुआ है। बांध से लगी हुई जमीन सिंचाई विभाग की होती है, और इसी से जुड़ा पूरा मामला ये बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात मुजफ्फरनगर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी में मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिल देव ने गंगा बैराज का निरीक्षण किया है, और पिछले करीब 12 दिनों से बंद चल रहा बैराज पुल मार्ग, लेकिन फिलहाल इसका निरीक्षण हुआ है। मुजफ्फरनगर बिजनौर मार्ग को जोड़ने वाले गंगा बैराज पुल का निरीक्षण उन्होंने किया है, और वहां पर जांच पड़ताल की है और ताजा हालात भी जानने की कोशिश की है, क्योंकि ये मार्ग फिलहाल बंद था। मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने वाले पुल खोलने के निर्देश दिए गए, ताकि जल्द से जल्द पुल खोला जाए, जो मरम्मत कार्य हैं वो पूरे हो जाएं, और उसके बाद इस पुल को लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, सुविधाओं के लिए खोल दिया जाए। तो फिलहाल इसको लेकर मंत्री कपिल देव ने गंगा बैराज का निरीक्षण किया हुआ है। देखिए, इस समय हम मुजफ्फरनगर बिजनौर जनपद की सीमा पर जो बैराज बना है यहाँ पर हैं, और लगातार बारिश हो रही है। उसके कारण से जो बैराज का पुल है, जिसका देख एनएचआई करता है, उसमें थोड़ा टिल्ट आ गया, यानी वो पुल थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा हिल रहा है। पुल टूटा नहीं है, लेकिन हिलने के कारण से एनएचआई ने उसको बंद कर दिया है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, जिलाधिकारी बिजनौर। भगत सिंह हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से फोन लाइन पर हैं। भगत, आज मंत्री ने वहां पर निरीक्षण भी किया है, जरा जानकारी दीजिए। जी देखिए, आपको बता दूं कि ये मुजफ्फरनगर बिजनौर मार्ग का गंगा बैराज का जो पुल है, ये उसका पूरा मामला है। और यहाँ पिछले 15 दिनों से जहाँ पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं गंगा और जमुना का जलस्तर जो है बढ़ गया था। अब मामला ये है कि बैराज के बढ़े जलस्तर के चलते
जो गंगा बैराज का जो पुल है उसमें कहीं ना कहीं दरार आ गई थी और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जुड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के पुल को दोनों तरफ से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और इसमें चुपड़िया वाहन से लेकर के जो बड़े बड़े वाहन है, बस है, ट्रक्स है और अन्य भारी वाहन है, उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। और जो आम जनता है, चाहे वो मुजफ्फरनगर से बिजनौर की तरफ जाने वाली जनता हो या फिर बिजनौर से मुजफ्फर की तरफ आने वाली जनता हो, अब वो जनता जो है काफी समय से लगभग 10 से 12 दिनों से पैदल आ जा रही थी। और जब इस पूरे मामले की शिकायत दोनों ही जिले के आला अधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से की गई, तो कल बीती देर शाम राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल दोनों ही जिलों के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं और यहाँ निरीक्षण के उपरांत जो NHAI के जो अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश निर्देश दिए गए हैं कि कहीं ना कहीं इस पुल को जो है ठीक करा जाए, मरम्मत कराई जाए और आम जनता से जो लोगों की पीड़ा है उसको दूर किया जाए और ये जो पुल है चालू किया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भगत, ये जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल पुल का निरीक्षण करके वहां पर अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द लोगों के लिए इस पुल को खोल दिया जाए। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।